हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आरना की बात सुनकर रिदांश ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। ये महसूस करके आरना जल्दी से रिदांश से दूर होकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेट गई। बेतहाशा धड़कते दिल के साथ उसने रिदांश की तरफ पीठ करके अपनी आंखें कसकर मींच लीं। कुछ ही देर में इंजेक्शन और दवा की वजह से वो फिर से गहरी नींद में चली गई। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो घड़ी में 7 बज चुके थे। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठी, जिससे उसके पैर में हलचल हुई और वो दर्द से कराह उठी। तभी कमरे में सोफे पर बैठकर काम कर रहे रिदांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रिदांश, ओलंपिक में रेस के लिए अप्लाई किया है तुमने? आरना, कंफ्यूज्ड होकर, जी? रिदांश, तंज भरे लहजे में, नहीं, जिस तरह से तुम उठकर भागने वाली थी तो मुझे तो यही लगा। आरना, फुसफुसाते हुए, इस इंसान का तो खाना ही हजम नहीं होता जब तक मुझे ताने ना मार ले। हमेशा राक्षस मोड ही ऑन रहता है बस। रिदांश, अपनी आईब्रो उठाते हुए, कुछ कहा तुमने? ना, नहीं, तो कुछ भी नहीं। कुछ सोचते हुए, रात को, मेरा मतलब है कि कल रात को मेरे कपड़े किसने चेंज किए? क्यों? आरना, क्यों क्या, बस मुझे जानना है। रिदांश, अपनी आईब्रो उठाते हुए, ऑर्डर दे रही हो मुझे? आरना, जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए, नहीं तो बस पूछ रही थी। रिदांश, कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, तो सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें कोई भी जवाब देना मैं बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। लेकिन रिदांश, खड़े होकर आरना की बात बीच में ही काटते हुए, मैं समांथा को भेजता हूँ यहाँ, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो उसे कह देना। आरना, हल्की नाराजगी से, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। रिदांश, आरना के पैर की तरफ देखकर तंज भरे लहजे में, ओ रियली? आरना, अपनी ईगो में आकर, यस ऑफ कोर्स। रिदांश, देन कंटिन्यू। इतना कहकर रिदांश कमरे से बाहर चला गया। आरना, रिदांश को जाते देख कुड़कर, हाँ एरोगेंट, आह, अपने पैर को हिलाने की कोशिश करते हुए दर्द से कराह कर, आह मम्मा, नहीं आरना, यू कैन डू इट, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। यस आरना, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। आधे घंटे बाद रिदांश जब कमरे में वापस आया तो उसने आरना को बिस्तर के पास नीचे जमीन पर बैठा देखा। बाथरूम से उसके पास तक पैर से सने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। रिदांश सख्त भाव से आरना के सामने जाकर, व्हाट द हेल, क्या है ये सब? आरना, अपने पैर को पकड़ते हुए, आई एम ओके। रिदांश, आरना के सामने बैठकर उसके खून निकलते हुए पैर को देखते हुए, ब्लैंक एक्सप्रेशन से, अगर अपनी ईगो साइड में रखकर मुझे हेल्प के लिए बोल दोगी तो घिस नहीं जाओगी। आरना, नम आंखों से रिदांश की तरफ देखकर, अगर आप भी एक बार मेरे साथ नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर लेंगे तो आपकी शान में कमी नहीं आ जाएगी। रिदांश ने आरना की बात पर बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बिस्तर पर हेडबोर्ड के सहारे बैठा दिया। आरना की आंखों से आंसू निकलने लगे। रिदांश, कोल्ड एक्सप्रेशन से, नाउ व्हाई आर यू क्राइंग? आरना, आंसुओं भरी आंखों से मासूम भाव से सुबकते हुए अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए, इट्स रियली रियली हर्ट्स। रिदांश, बिना कुछ बोले अपने फोन से नंबर डायल करता है, टॉम, कॉल द डॉक्टर, अर्जेंट। इतना कहकर रिदांश फोन रख देता है और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आरना की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त दर्द भरे भाव उभर रहे थे। कुछ ही देर में टॉम डॉक्टर को लेकर वहां आ जाता है। डॉक्टर, आरना का पैर देखते हुए, ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन्हें प्रॉपर आराम की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा ना करने की वजह से इनके पैर के स्टिचेस खुल गए हैं। रिदांश, सख्त और घमंड भरे भाव से, यहाँ तुम्हारे इस फिजूल ज्ञान की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, तो चुपचाप जो करने आए हो वो करो, देन गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। डॉक्टर, अपना थूक कटकते हुए, जी सर। डॉक्टर ने आरना के पैर पर दोबारा स्टिचेस लगाकर पट्टी करने के बाद उसे इंजेक्शन देकर वहां से टॉम के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिशा के साथ कल्पना जी रिदांश के कमरे में आती हैं। रिदांश, कल्पना जी को देखकर, माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको तो आराम करना चाहिए था ना, मैं आया था आपसे मिलने पर आप सो रही थीं। कल्पना जी, आरना को देखते हुए, मैं अरु को मिलने आई थी, उसे चोट लगी है ना? प्रिशा, माँ जिद कर रही थी कि उन्हें आपसे मिलना है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। कैसी हैं अब भाभी आप? आरना, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
कल्पना जी आरना के पास बैठकर। रिदु कहता है कि दूध पीने से स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तुम भी दूध पियोगी तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगी और स्ट्रांग भी हो जाओगी मेरी तरह। आरना हल्का सा मुस्कुराकर, जी। प्रिशा, आप रुकें, मैं समांथा को कहकर आपका नाश्ता यहीं भिजवाती हूँ। आपको भूख भी लगी होगी ना, और हम लोगों ने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। ओके। इसके बाद प्रिशा कमरे से चली जाती है और कुछ ही देर में समांथा के साथ नाश्ते की ट्रॉली लेकर कमरे में वापस आती है। रिदांश समांथा से, घर के बाकी काम के लिए आज ही बाकी के नौकर अरेंज करो। समांथा अपने हाथ बांधे हुए सर झुकाकर, यस मास्टर। इतना कहकर समांथा कमरे से चली जाती है। प्रिशा नाश्ते की प्लेट बनाते हुए, भाई आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज? नहीं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं घर से ही काम करूँगा। ओके भाई, तो आइए ना, हम लोगों को ज्वाइन कीजिए ना। नो, यू कैरी ऑन, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके भाई। इसके बाद रिदांश वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। नाश्ता करने के कुछ देर बाद इंजेक्शन और दवाई से आरना की नींद लग जाती है। प्रिशा कल्पना जी को लेकर वहाँ से अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ नैना भी आ जाती है और दोनों मिलकर कल्पना जी से बात करने की कोशिश करने लगती हैं। यूं ही 2 दिन बीत गए थे और आरना अभी भी प्रॉपर बेड रेस्ट पर थी। हालांकि उसका पैर कुछ बेहतर हो चुका था, लेकिन अभी भी घाव हरा ही था। इसीलिए डॉक्टर ने उसे आराम करने की ही सलाह दी थी। इस बीच रिदांश ने आरना को परेशान करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं किया था, बल्कि घर में सारे नौकर भी वापस रख लिए गए थे। हालांकि ऐसा क्यों किया गया, इस बात से आरना अभी भी असमंजस में थी। हालांकि रिदांश के चेहरे पर अभी भी आरना को पूरे वक्त सिर्फ कोल्ड और ब्लैंक एक्सप्रेशन ही नजर आ रहे थे, जिन्हें हमेशा की तरह आरना के लिए पढ़ पाना नामुमकिन ही था। मगर जो भी था, लेकिन बीते 2 दिन आरना के लिए पहली बार यहाँ आने के बाद सुकून भरे रहे और रिदांश ने अपनी तरफ से उसे परेशान या टॉर्चर करने की कोई पहल नहीं की थी, जो बात कहीं न कहीं आरना की नज़रों में रिदांश को शक के घेरे में खड़ा कर रही थी। पर वो कर भी क्या सकती थी। शाम का वक्त था और आरना अपने कमरे में बिस्तर के हेडबोर्ड से सर टिकाए आंखें बंद करके लेटी थी कि तभी उसके कानों में नैना की आवाज़ पड़ी और वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने नैना को देखती है। नैना, तू? नैना अंदर आते हुए, हाँ मैं। तुझे क्या लगा, अगर तू कुछ नहीं बताएगी तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? वो तो एक इमरजेंसी के चलते दादाजी के यहाँ इंदौर जाना पड़ा। वो तो शुक्र है आज कॉलेज में प्रिशा ने मुझे सब बता दिया और मैं कॉलेज से सीधा यहाँ तुझे देखने के लिए आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नैना, लेकिन तूने ये बात पापा या राहुल को तो नहीं बताई ना, क्योंकि वरना वो लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। दोनों काम को लेकर ऑलरेडी इतना परेशान है और तू तो राहुल को जानती है कि अगर उसे पता चला तो सब छोड़ छाड़ कर यहीं आ जाएगा। नहीं, अभी तक तो मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया है और अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बिल्कुल सच सच बता दो। मतलब? नैना आरना के पास फुदक कर बैठते हुए, मतलब ये कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में एक एक्सीडेंट था या फिर ये कोई सोची समझी चाल थी? ऐसा कुछ भी नहीं है नैना, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। नैना खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, देख अरु, तू मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकती है और अगर इस सब में उस भस्मासुर का हाथ है ना, तो तू मुझे बिल्कुल भी कमजोर मत समझ। तुझे हर्ट करने के बदले में मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और बाय गॉड मैं उस भस्मासुर का कीमा बना दूंगी। होगा वो कोई भस्मासुर, लेकिन वक्त पड़ने पर मैं भी किसी ताड़का से कम नहीं हूँ। आरना मुस्कुराकर, नैना आरना कहते कहते ही बीच में रुक जाती है और हैरानी से उसका मुंह खुला रह जाता है। आरना को यूं बीच में चुप देखकर उसकी आंखों को फॉलो करते हुए नैना भी मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है, जहां रिदांश फुल टेंशन और एटीट्यूड के साथ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ दिए हुए नैना और आरना की दिशा में देखते हुए ही खड़ा था। इस वक्त उसका एटीट्यूड और चेहरे के तीखे भाव देखकर कुछ पल के लिए नैना की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आरना कहते कहते बीच में रुक जाती है और शॉक्ड से उसका मुंह खुला रह जाता है। आरना को चुप देखकर उसकी आंखों को फॉलो करते हुए नैना भी मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है। रिदांश फुल टशन और एटीट्यूड के साथ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ दिए हुए नैना और आरना की दिशा में देखते हुए खड़ा था।
उस वक्त उसका एटीट्यूड और चेहरे के तीखे भाव देखकर कुछ पल के लिए नैना की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। नैना रिदांश को देखकर अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए जल्दी से अपना मुंह आरना की तरफ घुमा लेती है। कुछ पल बाद रिदांश भी कमरे के अंदर आता है और बिना कुछ बोले अपने कबर्ड में से अपनी फाइल लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नैना एक गहरी चैन की सांस लेती है और फिर एकटक आरना को देखती है, जो एक पल उसे यूं ही देखने के बाद अगले ही पल जोर से हंस पड़ती है। उसे यूं हंसता देख एक पल के लिए नैना झेंप जाती है। नैना झेंप कर, व्हाट, ऐसे क्यों हंस रही है तू? आरना नैना की नकल उतारते हुए, अरे मैं उससे कोई डरती नहीं हूँ, कीमा बना दूंगी उसका। अगर वो भस्मासुर है तो मैं भी ताड़का हूँ। हंसते हुए, ताड़का तो छोड़, उसके आते ही तो भीगी बिल्ली बन गई। नैना मुंह बनाते हुए, हाँ तो अब उसका ऑरा ही इतना डेंजर सा है। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा ही निगल जाएगा। आरना हंसते हुए, OMG, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नैना दी ग्रेट भी किसी से इस कदर डर सकती है। हाँ तो वो भस्मासुर है ही इतना खड़ूस। आरना, अब यार ऐसा भी कुछ नहीं, वो इतना बुरा भी नहीं है। नैना अपनी भौहें ऊंचा कर, ओ रियली, तो फिर वो कैसा है आरना जी, आप ही मुझे बता दीजिए। आरना झेंप कर, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि 2 दिन से उसने मेरी बहुत हेल्प करवाई, मेरा ट्रीटमेंट करवाया और भी बहुत कुछ। वैसे एक बात तो है, उसके कांड भले ही भस्मासुर और राक्षस वाले हों, लेकिन बंदा तो हॉट एंड सेक्सी है, गुड लुकिंग, हैंडसम, मतलब पूरी पर्सनालिटी किसी परफेक्ट मॉडल की तरह है, जो देखे बस देखता ही रह जाए। अब तो चुप भी कर, यहाँ तो सिर्फ उसके बारे में ही बात करने के लिए आई है। क्यों, मेरे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर तुझे जलन हो रही है? आरना आंखें दिखाते हुए, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं तुझसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी मेरी जान। अच्छा सॉरी ना बाबा अब। आरना मुस्कुराकर, इट्स ओके। अच्छा और बता, सब कैसा चल रहा है? सब एकदम बढ़िया। कुछ और देर बातें करने के बाद नैना आरना के गले मिलकर और उसे अपना ख्याल रखने का कहकर उससे विदा लेती है। नैना जब आरना के कमरे से लिविंग एरिया में जाती है तो वहाँ रिदांश किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कुछ पल बाद ही वो फोन रख देता है। तभी अंदर से आती प्रिशा नैना को देखती है। प्रिशा, नैना दी आप जा रही हो, खाना खाकर जाइएगा। नो थैंक यू प्रिशा, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, फिर कभी। ओके, लेकिन अगली बार पक्का। नैना मुस्कुराकर, जरूर। तभी प्रिशा की कॉल आ जाती है और वो एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। रिदांश अपने ड्राइवर को आवाज देता है, जो अगले ही पल वहाँ हाजिर हो जाता है। रिदांश नैना की तरफ इशारा करके, ड्रॉप हर एट हर होम। ड्राइवर, यस मास्टर। इसके बाद रिदांश वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नैना जल्दी से उसे टोकती है। नैना, थैंक्स बट नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। रिदांश एटीट्यूड भरे एक्सप्रेशन से, इस वक्त मुंबई की सड़कों पर जो रिश्तेदार चोर उचक्के तुम्हें मिलेंगे, अगर तुम उनसे टकरा गई तो वो अच्छे से तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। फिर भी आई कैन मैनेज। रिदांश अपने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से, ओके एज योर विश। इतना कहकर रिदांश वहाँ से सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। नैना मन में, कितना खड़ूस है ये भस्मासुर, एक बार और नहीं पूछ सकता था। डरते हुए, अगर सच में मुझे किसी गुंडे या उचक्के ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी? तुझे भी क्या ही जरूरत थी मना करने की नैना की बच्ची, अगर वो खड़ूस कह ही रहा था तो चुपचाप मान जाती ना, क्या जरूरत थी अपनी अकड़ दिखाने की? नैना अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि रिदांश सीढ़ियां चढ़ते हुए वापस पीछे नैना की तरफ देखता है और उसकी आवाज से नैना का ध्यान टूटता है। रिदांश, हाँ एक बात और, वो राक्षस किसी से भी नहीं डरते। तंज भरे लहजे में, फिर चाहे उनके सामने कोई कितना भी बड़ा राक्षस या ताड़का क्यों ना आ जाए। रिदांश की बात सुनकर नैना झेंप जाती है और रिदांश अपनी एटीट्यूड भरी हल्की स्माइल के साथ ऊपर चला जाता है। ड्राइवर, मैम चलना है? नहीं, यहीं बिस्तर जमा दो मेरा। जी। नैना फ्रस्ट्रेट होकर, चलो भी अब या यहीं खड़े रहोगे? इसके बाद नैना वहाँ के ड्राइवर के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर जब रिदांश कमरे पहुँचता है तो आरना बिस्तर पर बैठी कुछ सोच में डूबी थी और रिदांश को वहाँ देखकर उसका ध्यान टूटता है। रिदांश अपने कबर्ड से कपड़े निकालकर चेंज करने चला जाता है और कुछ देर बाद आरना के साइड में दूसरी तरफ आकर आंखें बंद करके लेट जाता है। आरना, मेरा पैर अब पहले से बेहतर है, अब मैं अपनी जगह ही सोना चाहती हूँ। रिदांश अपनी आंखें बंद किए हुए
ही, चुप करके सो जाओ। आरना, लेकिन मैं यहाँ कंफर्टेबल होकर नहीं सो पाती। रिदांश लापरवाही से, फिर भी तुम्हें यहीं सोना है। आरना थोड़ा चिढ़कर, यहीं सोना है का क्या मतलब, मैं नहीं सो सकती यहाँ। रिदांश अपनी आंखें खोलते हुए एक पल आरना को देखने के बाद, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुम क्यों यहाँ नहीं सोना चाहती। ओह रियली, और क्या समझे आप? वही जो सच है। और सच क्या है? रिदांश फुल एटीट्यूड के साथ, यही कि एक ही बेड पर मेरे और मेरी चामनेस के साथ तुम्हारा खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आरना, ओ प्लीज, आपकी चामनेस से कहीं मैं मर ही ना जाऊं। और वैसे भी इस दुनिया में ना सब चीज का इलाज है सिवाय गलत फहमी के। और बेशक आप हैंडसम और हॉट होंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं बाकी लड़कियों की तरह आप पर मर मिटने के लिए तैयार बैठी हूँ। मैं भी आरना कपूर हूँ, कोई ऐरी गैरी फालतू लड़की नहीं जो बस आपके चाम पर मरी जाऊं। रिदांश आरना की तरफ देखकर, ओ रियली? आरना फुल कॉन्फिडेंस के साथ, यस ऑफ कोर्स। रिदांश आरना की बात सुनकर अपनी जगह से उठकर आरना की तरफ बढ़कर उस पर झुकने लगता है। आरना अपने पैर की चोट की वजह से वहां से ना उठ पाने की वजह से अपने पीछे बिस्तर पर झुकने लगती है और तब तक झुकती रहती है जब तक उसका सर तकिए पर आकर नहीं टिक जाता और रिदांश ठीक उसके चेहरे के आगे आकर नहीं रुक गया था। आरना बस तेज धड़कते दिल के साथ एकटक उसकी खूबसूरत आंखों में देखे जा रही थी। रिदांश आरना की आंखों में देखते हुए ब्लैंक एक्सप्रेशन से, रिमेंबर, तुमने मुझसे कहा था कि मैं जुबान से भले ही झूठ कहूँ लेकिन मेरी आंखें तुम पढ़ सकती हो जिसमें तुम्हें सच नजर आता है। तो डार्लिंग, आज सेम लाइन मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि तुम चाहो जो कहो लेकिन मेरी करीबी से तुम्हारी ये आंखें और जरूरत से ज्यादा धड़कता दिल हमेशा ही सच बयां करते हैं, जिसमें हर वक्त मेरी करीबी से एक हलचल मच जाती है और जिस पर तुम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं तो यू कैन चेक इट। रिदांश की बात सुनकर आरना को अपना उस दिन वाला सपना याद आ जाता है जिसमें रिदांश ने उसे ऐसा ही कुछ कहा था और फिर उसके होंठों पर किस कर दिया था। इतना याद आते ही आरना के चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं और वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर कस कर रख लेती है। ओह प्लीज, मेरा टेस्ट इतना गंदा कभी भी नहीं हो सकता। कोल्ड एक्सप्रेशन से, तो इस तरफ कभी सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो भी तुम्हें छूना तो बहुत दूर की बात है। मैं कभी तुम्हें देखना तक भी पसंद नहीं करूंगा। नाउ शट योर माउथ एंड लेट मी स्लीप। इतना कहकर रिदांश वापस से अपनी जगह आकर लेट जाता है। रिदांश की बात सुनकर अनजाने ही आरना की आंखों में एक अनजानी सी उदासी छा जाती है और वो बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है और काफी देर सोचने के बाद आखिर में उसे नींद आ जाती है। यूं ही एक हफ्ता बीत गया और उस दिन के बाद से आरना और रिदांश में कोई बात नहीं हुई थी। अब आरना का पैर पहले से बेहतर हो चुका था और वो सहारे के साथ कमरे में धीरे धीरे चलने लगी थी। दोपहर का वक्त था। आरना वॉशरूम से बाहर आती है कि समांथा एक बैग लिए वहां खड़ी थी और आरना को देखकर वो बैग लेकर उसके पास जाती है। आरना, क्या है इस बैग में? समांथा, ये आपके कपड़े हैं, मास्टर ने भेजे हैं और कहा है कि 7 बजे तक इसे पहनकर रेडी रहें। वो ठीक 7 बजे आपको पिक करने आएंगे। आरना असमंजस से, लेकिन कहाँ जाना है? ये तो मुझे नहीं पता मैम। आरना, ठीक है, आप जाएं। इसके बाद समांथा वहां से चली जाती है और तभी आरना का फोन रिंग करता है जिस पर रिदांश की कॉल आ रही थी। कुछ पल बाद आरना फोन पिक करती है। हेलो, गेट रेडी एट शार्प 7 o'clock। हमें एक ऑफिशियल पार्टी में जाना है, सो बी रेडी ऑन टाइम। लेकिन मुझे नहीं जाना और मेरा पैर भी ठीक नहीं है। सर्द लहजे से, अगर मैं कह रहा हूँ जाना है तो मतलब जाना, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात तुम्हारे पैर की तो उसकी फिक्र छोड़ो, वो मैनेज हो जाएगा। नाउ गेट रेडी। इतना कहकर रिदांश बिना आरना की बात सुने फोन काट देता है और आरना को ना चाहते हुए भी पार्टी में जाने के लिए राजी होना पड़ता है। आरना आहिस्ता से सहारे से चलकर अपने पैर पर बिना जोर दिए बेड पर बैठ जाती है और बेमन से उस बैग को खोलती है। लेकिन जब वो उस बैग को खोलकर उसमें रखी मोस्ट यूनिक एंड एक्सपेंसिव साड़ी की खूबसूरती को देखती है तो उसके चेहरे की सारी उदासी एक पल में छट जाती है और इस साड़ी की खूबसूरती को देखकर आरना के चेहरे पर एक छोटे बच्चे की तरह खुशी झलक उठती है। कुछ पल बाद ही बेला भी आरना को रेडी करने के लिए वहां आ जाती है। 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे और आरना को तैयार करके बेला भी वहां से जा चुकी थी।
आरना पूरा तैयार होकर खुद को देखने के लिए लगभग रेंगते हुए एक बार आईने के सामने जाती है और जैसे ही उसकी आईने में खुद पर नजर पड़ती है तो उसके चेहरे पर एक साथ खुशी और हैरानी भरे भाव एक साथ नजर आने लगते हैं।